नमस्कार दोस्तों, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में सबका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा इसका आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या उसकी यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी रीवैल्यूएशन की जाती है तो किस तरीके से उनका अकाउंटेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, आज के सेशन में पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है ये हम कहते हैं किसे हैं, इसके बाद इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से दिया जाता है। अब देखो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम सिंपली कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो लॉसेस फर्म की बुक्स के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लॉसेस को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। या हम ये भी कह सकते हैं कि फर्म के वो लॉसेस या वो हैवी एक्सपेंडिचर जो अभी तक यहाँ पे फर्म की बुक से राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, यानी कि इनकम में से चार्ज नहीं किए गए हैं या पार्टनर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, तो ऐसे लॉसेस को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ यहाँ पे फर्म की बुक में इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, एक तो इसमें आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट होगा तो लॉस। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई हैवी एक्सपेंडिचर है जो अभी तक पूरी तरह से इनकम में से राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम लिखते हैं, जो राइट ऑफ नहीं हुए उसको हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हेडिंग के अंदर, तो ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, स्टार्टिंग में बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर्ड करते हैं और अभी तक पूरी तरह हम उसको राइट ऑफ नहीं कर पाए, तो ये भी यहाँ पे इस कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। ठीक है, इनको हम फैक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो लॉसेस हम यहाँ पे जो है राइट ऑफ नहीं कर पाते उसको फिर हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में एज ए एसेट यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनको हम फैक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं और फैक्टिशियस एसेट्स के बारे में हम ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर चेंज आती है, पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बनता है जिसके कारण नई पार्टनरशिप बनती है, तो उस केस में अगर फर्म के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो कैसे हम यहाँ पे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। जिस मैनर में हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रीट किया, वैसे ही हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस है कि वो प्रॉफिट है तो ये लॉसेस हैं, तो इसका मतलब इसको भी ट्रीट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे जो है टू केसेस जो है बन जाते हैं। पहला केस कि जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं ये हम सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा केस, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं ये फर्म की बुक्स के अंदर ख़त्म नहीं किए जाएँ, उस केस में फिर हम देखते हैं कि इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर कौन है, उनके कैपिटल अकाउंट के जरिए फिर इनके एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों केसेस में यहाँ पे इनको ट्रीट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे फर्म के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कुछ भी है, हम मान लेते हैं वो सारे हमारे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो ₹20,000 है और दो पार्टनर है ए और बी, इनकी जो ओल्ड रेशो है वो 4:1 है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की, न्यू रेशो आ गई इनकी, न्यू रेशो 3:1। अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं इनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टू केसेस में आते हैं। पहला केस है कि या तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में बांटते हैं, तो अगर वैसा करते हैं उस केस में कैसे इसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो पहले हम इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, तो देखेंगे इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है।
एक तो आ गया एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और दूसरा पार्टनर्स आ गए। और पार्टनर्स के जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल और बी का, यानी कि ए की कैपिटल और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है उस केस में यहाँ पे करंट अकाउंट आ सकते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे कि इन अकाउंट्स की क्या नेचर है, उसके बाद उनके रूल अप्लाई करते हैं। अगर हम मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज करने के लिए, तो उसमें 5 तरह के अकाउंट होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो है हमारी सॉरी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, तो यानी कि हमारी एसेट्स हो गई और ये हमारे कैपिटल अकाउंट। अब इनका रूल, अब रूल क्या कहता है? एसेट्स अकाउंट का रूल कहता है कि एसेट्स जब जब बढ़ती हैं डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट। कैपिटल का रूल, कैपिटल जब जब बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। जब हम यहाँ पे अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई एसेट यहाँ पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, उनका क्लेम जो है फॉर्म के अंदर कम हो जाता है। तो इसका मतलब कैपिटल इनकी कम होगी तो इनको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई इनकी? एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 20,000। अब किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, यानी कि 4:1 की रेशो में। तो सॉरी 4:1 की रेशो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20,000 को, तो ये आ गया 16,000 इसका आ गया, और इसका आ गया आपका 4,000। ठीक है, तो एक ट्रीटमेंट तो ये है कि अगर हम सारे लॉसेज जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि पार्टनर्स को ये लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको प्रॉफिट के केस में बता चुका हूँ कि अगर पार्टनर्स की यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो चेंज होने के बाद किसी पार्टनर को गेन हो सकता है किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। और अगर उनके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज या प्रॉफिट होंगे, अगर वो उनको कंसिडर नहीं करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम उनको ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है या किसी को कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर ये लॉसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे न्यू रेशो चेंज करने के बाद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के बाद जिस पार्टनर को यहाँ पे गेन होगा, ठीक है, उसको नुकसान हो सकता है, और जिसको यहाँ पे जिसने सेक्रीफाइस किया उसको इसमें बेनिफिट हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर लॉसेस को पहले वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अब मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के बाद अगर फ्यूचर में वो इन लॉसेस को यहाँ पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में जिसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया होगा उसका लॉस में भी शेयर होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया होगा उसका लॉस में भी शेयर कम होगा। उस केस में सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को फायदा हो जाएगा, और जिसको गेन हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कारण, जिसको गेन हुआ उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिले या किसी को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे जो है जो भी फर्म के एक्यूमुलेटेड लॉसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनको पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, तो एक ट्रीटमेंट ये आ गया। अब दूसरा ट्रीटमेंट कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई ये जो लॉसेज हैं इनको बुक्स के अंदर ख़त्म नहीं किया जाए, जैसे ये पहले रिकॉर्ड हुए हैं आगे भी ऐसे ही रिकॉर्ड रहे, उस केस में फिर हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आने के कारण किस पार्टनर को गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो उस केस में फिर हम यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट के जरिए उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम देख लेते हैं किसको गेन हुआ किसको नुकसान हुआ। ए की बात करते हैं। ए का यहाँ पे जो न्यू रेशो है वो है 3/4, ओल्ड रेशो है 4/5। एलसीएम निकालते हैं 15 16 माइनस में आ गया, तो यानी कि इसको यहाँ पे जो है नुकसान हुआ, सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस, बी का गेन, न्यू रेशो 1/4, पहले थी 1/5, 20 सॉरी इसका क्या हो गया, बी का गेन। ठीक है,
अब यहाँ पे जिसको गेन हुआ है अब उसको यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बी का प्रॉफिट में शेयर बढ़ा है तो इसका मतलब लॉसेस में भी उसका शेयर बढ़ जाएगा। तो अगर ये अभी लॉसेस नहीं बांटते हैं तो फ्यूचर में अगर लॉसेस उनको बांटने पड़ जाए उस केस में यहाँ पे जो है बी के हिस्से में ज़्यादा लॉस आएगा, तो उस केस में यहाँ पे ए के हिस्से में लॉस कम हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होगी। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस के केस में जो गेनिंग पार्टनर है उसको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, जबकि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे फायदा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है अब सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर को यहाँ पे कंपनसेट करेगा। ठीक है, अगर कंपनसेट करेगा तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? अब जिस पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी उसको क्रेडिट और जिसकी कैपिटल कम हो जाएगी उसको डेबिट। ठीक है, अब ए जो है वो बी को कंपनसेट करेगा, तो इसका मतलब बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, ए की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को डेबिट और जो गेनिंग पार्टनर है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, अब कंपनसेट कैसे किया जाएगा? क्योंकि गेन हो रहा है यहाँ पे 1/20 का, यानी कि ए का सेक्रीफाइस 1/20 है, तो हम यहाँ पे जो है जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसका 1/20 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1000। तो 1000 जो है वो ए के कैपिटल अकाउंट से निकल के बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज की एडजस्टमेंट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जरिए की जाती है, अगर वो एक्यूमुलेटेड लॉसेज को यहाँ पे बुक्स में खत्म नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिस पार्टनर को नुकसान होता है यानी कि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को डेबिट और जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको क्रेडिट, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को यहाँ पे जो है बेनिफिट नजर आ रहा है, इसलिए वो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को जो है कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज को यहाँ पे जो है ट्रीट करते हैं अगर पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है जिसके कारण एक नई पार्टनरशिप बनती है, तो उस टाइम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी रीवैल्यूएशन की जाती है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उस डेट को उनकी यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, कि आज की डेट में अगर यहाँ पे एसेट्स बिकती हैं या लायबिलिटी अगर पे करनी है तो असल में आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसको फिर बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि हमारी बुक्स के अंदर इनकी क्या वैल्यू है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है, उन डिफरेंस के कारण यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस अराइज होता है फिर उनको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं, यानी कि कैसे हम यहाँ पे इनको बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और उसमें आपको बताऊंगा कि रीवैल्यूएशन जो है वो क्यों की जाती है एसेट्स और लायबिलिटी की। मान लो यही ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशो यही ले लेते हैं 4:1, न्यू रेशो 3:1। मान लो इनकी जो एसेट्स हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले की जो एसेट्स हैं इसकी बुक वैल्यू जो है वो है ₹1 लाख। ठीक है, इनकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई यानी कि नई पार्टनरशिप आई। अब इन्होंने यहाँ पे एसेट्स की यहाँ पे जो है वैल्यूएशन की कि भाई आज की डेट में यहाँ पे इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। मान लो वो निकली 1,20,000 ₹1,20,000। ठीक है, इनकी जो बुक वैल्यू 1 लाख है, आज की डेट में उस एसेट की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो यानी कि गेन कितना नजर आ रहा है? ₹20,000। ठीक है, अब अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि भाई यहाँ पे ये रीवैल्यूएशन को इग्नोर कर देते हैं, ये यहाँ पे जब नई पार्टनरशिप बनती है तो वो यहाँ पे एसेट्स या लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन नहीं करते हैं। उस केस में देखो यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे इनकी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी, ए का यहाँ पे जो है वो सेक्रीफाइस था 1/20 का, जबकि
बी का जो गेन है 1/20, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे ये एसेट्स की या लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन नहीं करते, ऐसे चलते हैं, मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये फर्म बंद होती है। अगर फर्म बंद होती है तो फर्म की एसेट बेची जाएंगी, तो फर्म की एसेट बेच के यहाँ पे जो है कितना पैसा आएगा, 1,20,000, तो यानी कि सीधा यहाँ पे जो है 20,000 का बेनिफिट हो रहा है। अब ये जो 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें किसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि बी को यहाँ पे बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके मुताबिक बी का यहाँ पे जो शेयर है बढ़ चुका है, ए का कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर फ्यूचर में ये गेन होता है उस केस में यहाँ पे बी के हिस्से में ज्यादा गेन आएगा, जबकि ए के हिस्से में यहाँ पे कम आएगा। अब क्योंकि ये एसेट जो है ये नई पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद की नहीं है, पहले की है, तो इसका मतलब अगर ये एसेट पुरानी है तो इसको पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक ही ट्रीट किया जाना चाहिए। पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक ही इसमें जो नफा नुकसान होगा पार्टनर्स को बांटा जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस केस में यहाँ पे जो है एग्रीमेंट चेंज होने के बाद सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को नुकसान हो जाएगा और जो गेनिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। जबकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के पहले की है, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप के मुताबिक की है। इसलिए यहाँ पे किसी पार्टनर को फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिल जाए या किसी को एक्स्ट्रा नुकसान ना हो जाए, तो हमेशा यहाँ भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन की जाती है उस समय, उस डेट को यहाँ पे फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन की जाती है, ताकि देखा जाए कि आज की डेट में इनकी यहाँ पे असल वैल्यू है कितनी। और अगर यहाँ पे रियलाइजल वैल्यू निकालने के बाद या रियलाइजल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बुक वैल्यू और उसमें कुछ डिफरेंस आता है जिसके कारण कुछ प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में ही बांट के वहीं पे यहाँ पे उसका किस्सा जो खत्म किया जाता है, ताकि इनके बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमें एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये तो आपको मैंने खाली एक एग्जांपल दी एसेट के बारे में। ऐसे फर्म की जितनी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं तो कई बार हम यहाँ पे जो है सभी की रिवैल्यूएशन करते हैं या जरूरत के मुताबिक यहाँ पे कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन की जाती है। तो उनका नेट रिजल्ट निकालने के लिए कि भाई जितनी भी हमने एसेट्स या लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन की उसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए फिर हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए हम यहाँ पे जो है नेट रिजल्ट निकालते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में जो रिवैल्यूएशन हुई है उसका नेट इंपैक्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। बट ये अकाउंट हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। पहले तरीका वही है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है पहले जर्नल बुक में एंट्री डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे वहां से ट्रांजैक्शन उठा के यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं आती, पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है, फिर जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग जो है इस अकाउंट में होती है, ठीक है। तो पहले हम जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। तो फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि डायरेक्ट हम कैसे यहाँ पे जो है इसमें जो ट्रांजैक्शन और डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं और रिवैल्यूएशन के बाद अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसकी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी। पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं रिवैल्यूएशन के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी, पहले बात कर लेते हैं इंक्रीज की। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी तो उसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक हो गया एसेट, और एसेट की वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगा, गेन, तो दूसरा हमारा गेन हो गया। ये दो अकाउंट है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते हैं तो जो भी एसेट की रिवैल्यूएशन के टाइम, एसेट या लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन के टाइम गेन होता है या लॉस होता है, उसके लिए हम यहाँ पे गेन अकाउंट ओपन नहीं करते, उसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और जो भी गेन या लॉस होगा उसी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो है गेन की जगह यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं और जो भी एसेट की इंक्रीज डिक्रीज या लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज के कारण लॉस होता है या गेन होता है, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन्स के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट है, एक एसेट हो गया और दूसरा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो ये हमारा लॉस या गेन का अकाउंट हो सकता है। अब रूल अप्लाई करेंगे, अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है
तो इसका मतलब उस केस में एसेट को क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। तो इसका मतलब इस केस में एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। और अगर यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा गेन है, तो गेन को क्या करते हैं, गेन होगा क्रेडिट। अगर गेन या इनकम होगी तो क्रेडिट, अगर गेन या इनकम कम हो रहे हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे अगर गेन होगा तो इसका मतलब गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट, बट उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बन जाती है कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एंट्री बन गई एसेट्स अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस केस में यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई उसी इंक्रीज के साथ हमें यहाँ पे ये एंट्री डालनी है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे इस एंट्री को पोस्ट करना लेजर में। अब लेजर में दो अकाउंट बने, एक एसेट, दूसरा रीवैल्यूएशन। फिलहाल हम एसेट अकाउंट की बात नहीं करेंगे, एसेट अकाउंट तो जैसे हम पहले बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाएंगे, बट यहाँ पे पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ही पूछा जाता है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। अब अगर ये एंट्री हमें पोस्ट करनी है तो देखो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में कि क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट में आएगी, नाम किसका आएगा, एसेट का। तो यहाँ लिख देंगे बाय जिस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, बाय एसेट अकाउंट। देखो मैंने लिखा ब्रैकेट में इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेज और गेन्स का अकाउंट है। और लॉसेज और गेन्स का क्या रूल होता है, जब जब गेन बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। लॉसेज का उल्टा, लॉसेज बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो मतलब लॉसेज जो होंगे वो डेबिट होते हैं इसमें, और जो गेन्स होते हैं वो क्रेडिट। तो जब जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो गेन होगा, तो एंट्री आएगी क्रेडिट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से डायरेक्ट भी यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। प्रैक्टिकली हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, पहले हम जर्नल बुक में एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कई बार आपको सीधा क्वेश्चन में उन्होंने अगर लेजर अकाउंट ही पूछा हो, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसमें एंट्री डालनी भी आनी चाहिए। तो दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप दोनों तरह से यहाँ पे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, ये होगी इंक्रीज की। अब अगर डिक्रीज होती है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसका मतलब उस केस में हम एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और क्योंकि डिक्रीज हुई तो हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आई, जिसके कारण हमें लॉस हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे गेन की जगह लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, अब लॉस को हम लिखेंगे नहीं, उसकी जगह क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री देखो कहाँ आई, रीवैल्यूएशन डेबिट में, एंट्री डेबिट में आएगी, नाम किसका आएगा, एसेट का। तो देखो ये लिखा है टू एसेट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है डिक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, कि इस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई जिसके कारण लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर लाइबिलिटीज हैं, अब एसेट्स की जगह अगर लाइबिलिटीज है तो उसका भी ये है सेम ट्रीटमेंट। अगर लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होती है और रीवैल्यूएशन के बाद अगर मान लो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज कोई भी हो सकती है। मान लो क्रेडिटर्स का हमने यहाँ पे जो है 10,000, हमारी बुक्स में यहाँ पे 10,000 जो है वो रिकॉर्ड है। बट अब यहाँ पे जब हमने अपने फिर से यहाँ पे इस चीज़ को चेक किया, क्रेडिटर्स का बैलेंस चेक किया या उसके बिल वगैरह देखे, तो पता लगा कि 10 की जगह 12,000 पे करना है, तो 2,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है ना, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रीवैल्यूएशन करने के बाद फिर से यहाँ पे उनकी जांच पड़ताल करने के बाद एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई। तो अगर इंक्रीज होती है, एक अकाउंट हो गया इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और दूसरा यहाँ पे अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है तो एक तरह का हमारा नुकसान है, लॉस है। ठीक है, क्योंकि अब हमें और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी का क्या रूल होता है, लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और लॉसेज जब होंगे डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो लॉसेज है यहाँ पे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ने से लॉस हुआ, डेबिट। बट लॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो भी हमारी रीवैल्यूएशन के टाइम लॉस या गेन होगा उसके लिए हमने ये अकाउंट ओपन किया होगा। तो एंट्री बन जाती है इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री कहाँ आएगी। रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में, एंट्री डेबिट में, नाम किसका आएगा, लाइबिलिटीज का। तो देखो यहाँ पे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है इंक्रीज। ठीक है, इस तरीके से पोस्टिंग होती है। और क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने से हमारा नुकसान है, तो इसका हमारा नुकसान होगा, तो एंट्री कहाँ आएगी, डेफिनेटली रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। अगर डिक्रीज है
तो डिक्रीज में उल्टा हो गया। अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज है, लाइबिलिटी कम होने का मतलब हो गया कि हमें गेन है कि भाई 10,000 में अपने क्रेडिटर्स का पे करना है, बट अब क्रेडिटर्स, अब पता लगा कि क्रेडिटर जो है वो 8,000 में ही सेटलमेंट करने को तैयार है कि 8,000 दे दो, अपना अकाउंट सेटल कर दो। हमने बुक में रिकॉर्ड किया 10,000 की लाइबिलिटी, अब हमें एट प्रेजेंट जो है उसको 8,000 ही पे करना है, तो इसका मतलब 2,000 हमारा बच रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, गेन। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो गेन, और लाइबिलिटी का रूल, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में। यहाँ कम हो रही है तो डेबिट, और गेन अगर होगा तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। बट गेन की जगह हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, लाइबिलिटीज अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में आनी चाहिए, नाम किसका आएगा, लाइबिलिटीज का। तो देखो बाय लाइबिलिटीज ब्रैकेट में आएगा डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी हुई कि पता लगा कि अब कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड है, यानी कि अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनको भी, इसका मतलब जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें भी हमें नफा नुकसान हो सकता है। अगर कोई एसेट्स हमारी अनरिकॉर्डेड है, अब उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो एक तरह से हमारी एसेट्स बढ़ गई, तो हमें क्या हो गया, फायदा। तो इसका मतलब उस केस में वो गेन है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। एंट्री वही होगी कि जब हम यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट हमारी बुक में बढ़ी, एसेट्स को डेबिट कर देंगे, जो भी हमारी एसेट रिकॉर्ड नहीं हुई उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट DR, और क्योंकि हमें गेन है तो गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में नाम किसका आ गया, जिस एसेट को अब हमने रिकॉर्ड किया। अगर लाइबिलिटी होगा तो उल्टा हो जाएगा, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, उस केस में नुकसान है तो नुकसान को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अब बुक में रिकॉर्ड करने से हमें उसमें नुकसान होगा कि हमें अब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसकी एंट्री ये बन गई, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई। अब इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, एंट्री डेबिट में, नाम आएगा लाइबिलिटीज़ का जो रिकॉर्ड नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे प्रोविज़न है, किसी टाइप का हमने प्रोविज़न बना रखा है, प्रोविज़न भी हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर प्रोविज़न हमारा बढ़ेगा तो हमारा नुकसान यहाँ पे, अगर प्रोविज़न किस तरह से कम हो जाता है तो इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमें बेनिफिट है, हमें गेन है, तो एंट्री यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, रीवैल्यूएशन के बाद अगर उसमें गेन होता है, लॉस होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी है, उसके कारण गेन लॉस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसको बैलेंस कर लेते हैं। गेन वाली साइड ज़्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को बांट देते हैं उनकी ओल्ड रेशो में। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो लॉस होगा, उस लॉस को भी हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में। उस केस में उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो हर एक की बनेगी, पहले जर्नल एंट्री बनेगी, उसके बाद ही यहाँ पे अकाउंट में आती है। अगर हम यहाँ पे जो गेन हुआ उसको बांटते हैं, अब जो गेन होता है वो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डेबिट किससे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही गेन निकला, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनकी ओल्ड रेशो में यहाँ पे जो है ये गेन जो है हमें बांट देना है, ये प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन के टाइम उसको बांट देना है। ठीक है, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है डेबिट होगा। क्लियर है। अगर लॉस होगा तो एंट्री उल्टी, लॉस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अगर कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, ये आ गया इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट या लॉस की यहाँ पे जर्नल एंट्री आती है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये अकाउंट में आती है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उनकी ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करना पड़ता है? जब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि पुराना एग्रीमेंट अगर खत्म होता है, नए एग्रीमेंट के कारण यहाँ पे नई पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, तो उस केस में यहाँ पे ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब तक के सेशन में हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आती है जिसके कारण पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो उसके कारण फर्म के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है। तो फिर से मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज आती है तो उस केस में पहले एक तो मैं यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती है पार्टनर्स की, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है, गुडविल की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होंगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम फिर एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करके उनके जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है उनको पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब तक हमने यहाँ पे जो पढ़ा ये था कि उस सर्कमस्टांस के अंदर जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके लिए कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो पहला हमने जो सर्कमस्टांस वो लिया अब तक जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज आती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि भाई अगर नए पार्टनर की फर्म के अंदर एडमिशन होती है तो उस केस में जब पार्टनरशिप की फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो कैसे फॉर्म के अंदर चेंजेस आती हैं और किस तरीके से उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।